हमने प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग के मीनिंग, उसके फीचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस एंड लिमिटेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्लानिंग मैनेजमेंट में एक एक्टिविटी है। मेन फाइव एक्टिविटी कौन कौन सी थी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 एक्टिविटी में जो फर्स्ट एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी कहें वो थी हमारी प्लानिंग। बट अगर हम प्लानिंग को इंडिविजुअली देखें, अलग से देखें, सेपरेटली स्टडी करें, तो प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेप को कंप्लीट करना पड़ता है। इस वजह से प्लानिंग को एक प्रोसेस भी बोला जाता है, अगर हम अलग से इसको स्टडी करें। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, पर हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो एक स्टैंडर्ड प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग प्रोसेस लेंथी भी हो सकती है और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग प्रोसेस शॉर्टर भी हो सकती है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। प्लानिंग की जरूरत हमें पड़ती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर कोई एडवांटेज लेने के लिए, जो करंट सिचुएशन है उसकी एडवांटेज लेने के लिए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाती है, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो उसके फेवर में है और जो उसके अनफेवर में है, उन सभी एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, सभी एनवायरनमेंटल को स्टडी करके ही तैयार किया जाता है। मान लीजिए आप एक गांव में, एक रूरल एरिया में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आप वहां के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, उस रूरल एरिया से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और आपको वहां क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्लान बनाते हैं। जैसे कि अगर एक रूरल एरिया है तो वहां पर लेबर काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, ईजिली एंड चीप में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकती है, हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल उस गांव के आसपास ही मिलता हो। तो ये सभी बातें हम ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा हमें वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उसकी रिपेयर वगैरह की, मेंटेनेंस वगैरह की हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी बातों का हम ध्यान में रखते हुए ही प्लान बनाएंगे। तो क्या है प्लानिंग प्रोसेस, हम कैसे करेंगे प्लानिंग, तो उसके बारे में इस वीडियो में आगे फर्दर स्टडी किया जाएगा। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको अटेन करने के लिए हम सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं तो हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखेंगे? ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास ऐसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो अटेन करने लायक हों। ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए कि जो अटेन ही ना कर पाए। यानी हमारे पास, हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करें ऑब्जेक्टिव क्या है, या उससे थोड़ा सा ऊपर। बहुत ज़्यादा ऊपर करेंगे तो हमारा मोराल डाउन हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ज़्यादा कम रख लेंगे, छोटा ऑब्जेक्टिव रख लेंगे, तो हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी एक वाइडर डायमेंशन रखता है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर अलग अलग वर्कर ग्रुप्स हैं, उन वर्कर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव, और वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का अलग अलग ऑब्जेक्टिव। इस तरह से ऑब्जेक्टिव का भी एक डायमेंशन नहीं है, ये भी मल्टीपल डायमेंशंस में किया जाता है। देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी डिसाइड करती है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि वो 1 लाख प्रोडक्ट बनाएगी। 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स हम देख लेते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। तो सेल डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो 1 लाख का 1 लाख प्रोडक्ट को क्या कर दे, सेल कर दे। अब सेल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। उसके लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा रखेगी।
तो यहाँ सेल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा कि हमने 1 लाख सेल करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा कि हमने 1,20,000 प्रोडक्ट बनाना है। और रॉ मटेरियल जो है वो परचेज प्रोडक्शन से भी ज़्यादा रखे जाते हैं अपने पास, हमेशा ही एक मिनिमम लिमिट हमें रखनी पड़ती है। तो उसको हम क्या करेंगे, जब हम रॉ मटेरियल रखेंगे, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन जितना हमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा रखा जाएगा। एक मिनिमम लिमिट रॉ मटेरियल की हमेशा रखी जाती है। हम प्रोडक्शन को क्यों ज़्यादा कर रहे हैं और रॉ मटेरियल को क्यों ज़्यादा रख रहे हैं? देखिए, प्रोडक्शन जो है टाइम का हमें एक्चुअली पता नहीं है। हमने अंदाजा लगाया कि हमारे 1 लाख प्रोडक्शन, हमने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को देखते हुए, जिसे हम स्वॉट एनालाइज कहते हैं, इसको चेक करते हुए हमने एक अंदाजा लगाया, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि 1 लाख जो है प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। बट 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है डिमांड के और ट्रेंड के इंक्रीज होने पर, और कम भी हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों ही कामों के लिए क्या करेगा, तैयार रहेगा। इसके लिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है और कम प्रोडक्शन भी कर सकता है। और रॉ मटेरियल जो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, वो भी इस तरह से परचेज करेगा कि उसकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो है हमेशा पूरी रहे। इसके अलावा और भी क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? हो सकता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहे कि एक टाइम में हमें रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको सस्ते में भी करना है। क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कब कम कर सकते हैं? हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को तब कम कर सकते हैं जब रॉ मटेरियल हमने सस्ते में खरीदा हो, लेबर हम सस्ते में लगा रहे हो, और हमारी मशीनरी भी सस्ते में और चीप में चल रही हो। तो ये चीज़ें देखने के लिए हम रॉ मटेरियल को कोशिश करेंगे कि हम सस्ते में और चीप में परचेज करें। तो ये था आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हमारा स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो है डेवलपिंग प्रीमिसेस। ये प्रीमिसेस क्या होता है? बेस, आधार। देखिए, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, मान लीजिए मैंने अभी मशीन तैयार करनी, मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है और मैं अपनी कंपनी के पहले ऑब्जेक्टिव रखकर चलता हूँ 1 लाख प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लूंगा। मैं किस बेस पर ये बात कर रहा हूँ? मेरा प्रीमिसेस क्या है, आधार क्या है उस बात का? हमारे पास जो बेस होता है, आधार होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल प्रीमिसेस, एक एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस यानी मैं 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए, मैं उतनी कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, मशीनरी लेकर आऊंगा, लेबर को अरेंज करूंगा। ये सारी चीजें 1 लाख प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास ऑप्टिमम मशीन होनी चाहिए, ऑप्टिमम मैन पावर होनी चाहिए, ऑप्टिमम लैंड एक्विजिशन होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हैं तो ये मेरे लिए क्या है, इंटरनल बेस है, इंटरनल प्रीमिसेस है। यानी मैंने इंटरनल बेस तैयार कर लिया, इंटरनल प्रीमिसेस है मेरे पास। अब एक्सटर्नल प्रीमिसेस में क्या रहता है? एक्सटर्नल प्रीमिसेस वो प्रीमिसेस होते हैं जो हमने डिसाइड करते, बट पॉपुलेशन के अलावा हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से तैयार होते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है। मान लीजिए आपने प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना शुरू किया, प्लास्टिक हो सकता है, डिस्पोजेबल ग्लास का प्रोडक्शन करना शुरू किया, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और गवर्नमेंट ने कहा कि प्लास्टिक जो डिस्पोजल ग्लास है वो बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो उसमें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होते हुए भी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस तरह से आपका पॉलिसीज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो क्या है वो भी हमें देखना है। हमारा इंटरनल प्रीमिसेस और एक्सटर्नल प्रीमिसेस दोनों ही हमारे फेवर में है, तो हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो सेकंड स्टेप ऑब्जेक्टिव करने के बाद, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा डेवलपिंग प्रीमिसेस। हम प्रीमिसेस तैयार करेंगे। और प्रीमिसेस में क्या आ सकता है? एक्सटर्नल प्रीमिसेस में जैसे लीगल आ सकता है, इकोनॉमिकल। अब जैसे रिसेशन चल रहा है, जैसे लॉकडाउन होने की वजह से सारी चीजें मंदी चल रही है। अगर आप इस टाइम बिजनेस को तैयार करोगे, अब ये सोचोगे कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारी डिमांड्स कम है। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये चेक करते हैं, गोल जब हम अचीव करना होता है, हम ये चेक करते हैं क्या हमारे पास प्रीमिसेस जो हैं वो बेस हमारा तैयार है या नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा फोरकास्ट करता है। अगर आपने अच्छा फोरकास्ट किया है तो हो सकता है आपके रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आपकी फोरकास्टिंग जो गलत हो गई है तो हो सकता है गलत रिजल्ट आए। फोरकास्टिंग मीन्स जब हम प्लान कर रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के शुरू होते ही लोग अपने घरों पर बैठ गए। घरों पे बैठने से उनका एंटरटेनमेंट का साधन बना यूट्यूब, या फिर नेटफ्लिक्स, या फिर अमेजन प्राइम, या फिर कोई और भी वेब सीरीज हम कह सकते हैं।
अब उनमें ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा आने लगा। ये चीज़ देखते हुए जैसे ही गूगल ने या यूट्यूब ने ये चीज़ चेक की, उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो स्ट्रेंथ है स्ट्रीमिंग का, जो पिक्सल रेट है उसको कम कर दिया। अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा क्वालिटी में जाकर 480 पिक्सल से ज़्यादा वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि गूगल ने, यूट्यूब ने इसको पहले से कम कर दिया है, इसकी जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस किया है, जिससे कि डाटा जो है वो सभी तक आसानी से पहुंच सके और सभी जो स्ट्रीमिंग करने में, वॉच यूट्यूब लाइव देखने में या फिर यूट्यूब वीडियोस देखने में किसी को प्रॉब्लम ना आए। यही क्या है? फोरकास्टिंग। हमने ये चेक किया, हमने ये डिसाइड किया, यूट्यूब ने ये देखा, अच्छा फोरकास्ट किया कि लोग, हो सकता है लॉकडाउन, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, हो सकता है कि लोग घरों पर बैठे और यूट्यूब का ज़्यादा यूज़ करें और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान बनाने के लिए हमें ये रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो हमारा फ्यूचर का फोरकास्टिंग थी, यही हमारा क्या है? बेस है। हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हुए हमें प्रोडक्शन किस बेस पे करना है, किसी ऑब्जेक्टिव को हमने किस बेस पे हासिल करना है, वही होता है प्रेमिसेस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमारा थर्ड स्टेप जो रहेगा प्लानिंग में रहेगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन यानी एक ही काम को एक से ज़्यादा तरीकों से करना, चेक करना कि हम किसी काम को किस किस तरीके से कर सकते हैं। हर काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, हर काम को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हर काम के अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन होते हैं। मान लीजिए आप अपनी फर्म का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहा प्रॉफिट बढ़ाना। और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। आप, हो सकता है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दें जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, हो सकता है प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन बढ़ा दें और उसका प्राइस कम कर दें जिससे सेल ज़्यादा होने से भी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। हो सकता है आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेम प्राइस पर प्राइस को कम नहीं करना चाहते, बट आप प्रोडक्शन ज़्यादा करके ज़्यादा सेल को बढ़ाना चाहते हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन के अलावा कोई दूसरे टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जिससे आपके जो प्रेजेंट कस्टमर हैं वो एक और प्रोडक्ट परचेज कर लें। जैसे सैमसंग जो है, सैमसंग पहले जो हुआ करता था वो मोबाइल, अब मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा होने लगा, वॉशिंग मशीन और इसके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बहुत सारे टाइप के आते हैं। अब जो एक पर्सन सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा है वो हो सकता है सैमसंग की एलईडी यूज़ करता हो, सैमसंग की वॉशिंग मशीन यूज़ करता हो। तो एक तरह से जब हमें ये लग रहा है कि अब मोबाइल से और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता और हमें प्रॉफिट को और बढ़ाना है, तो हम सेम कैटेगरी में यानी इलेक्ट्रिक में ही एक और प्रोडक्ट जो जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन प्रोडक्ट जो है लॉन्च करके हम और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हमने बात की एक की जो हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट को बढ़ाना, इस ऑब्जेक्टिव को हम कितने तरीके से अटेन कर सकते हैं। इस तरह से हम ये एनालाइज करते हैं कि किसी काम को करने के कितने तरीके हैं और हमें किन किन तरीकों से वो काम हो सकता है। अब जो हम काम कर रहे हैं, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने का सोचा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमने प्रेमिसेस डेवलप किया। प्रेमिसेस डेवलप करने के बाद हम अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन देख रहे हैं कि हम प्रॉफिट को किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें जो इवेल्युएट कर रहे हैं सभी अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन को। हमने कहा एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं नया प्रोडक्ट सेल करके, नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, या सेल को बढ़ा के, या प्रॉफिट को बढ़ा के, प्राइस को बढ़ाकर, प्रॉफिट को नहीं प्राइस को बढ़ा के, या फिर प्राइस को कम करके वॉल्यूम ऑफ सेल को बढ़ा के। इन सभी तरीकों से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये अपने चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने का सबसे पहला बेसिक काम ये रहेगा, वैसे तो हर अल्टरनेटिव काज के अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ होती है। हम सभी अल्टरनेटिव काज की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमें कौन सी सूट करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को देखते हुए हम चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन ठीक है। हम डिसाइड करेंगे मिनिमम क्राइटेरिया। ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम क्राइटेरिया वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जब हम कोई प्रीमिसेस यानी जब भी हम कोई अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन देखेंगे तो वो सभी चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अब हम अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन
देख रहे हैं हमारे पास 4 अल्टरनेटिव काज ऑफ एक्शन है, जिनमें से हम क्या कर सकते हैं कि हमें और कुछ ना करना पड़े। अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें एक नया सेटअप लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत में हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी, ये सभी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है हमें एक नया सेटअप पूरा तैयार करने के लिए हमें ह्यूज कॉस्ट आएगी। तो ये चीजें हम ये चेक करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो बढ़े बट इस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करें, रॉ मटेरियल को चीप में खरीदें और महंगे में बेचें, यानी उसी प्राइस पर बेच दें। तो क्या होगा, तो भी हमारा प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। इस तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी सिचुएशन सूटेबल है, हमारी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट और हमारा विजन। हो सकता है कि आज आप ह्यूज कॉस्ट डेवलप करके, ह्यूज कॉस्ट लगाकर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो और फ्यूचर में आपका और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। तो ये चीज भी आप चेक करेंगे। सभी चीजें चेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन सबसे सूटेबल है आपके बिजनेस के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके टारगेट के लिए। ये सब कुछ हो चुका। अब इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। वैसे तो एक आपने सुना होगा, इफ प्लान ए इज फेल देन, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। आप किसी और प्लान का यूज करें, मीन्स अगर आपका प्लान एक खत्म हो चुका है तो दूसरे प्लान्स की तरफ जाएं। सिमिलरली इसी तरह से जब हम अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे, हम एक अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन सिलेक्ट ना करके एक से ज्यादा अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और फ्यूचर में अगर हमारा प्लान ए फेल हो चुका है तो हम उसके बाद प्लान बी अप्लाई करने लायक रहें। अगर हम सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन ले लेते हैं तो हो सकता है हम यहां पर फंस के खड़े हो जाएं, वी गॉट स्टक। इस वजह से हमें अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन जो है सिलेक्ट करने चाहिए, जिससे कि हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को अच्छे से रिकूप कर पाएँ। हमारा 6th स्टेप है इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान। इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान में जो हमने प्लान सिलेक्ट किया है उसके सीक्वल को डिसाइड किया जाता है। हम कोई प्लान में कौन कौन से स्टेप को कब कब परफॉर्म करेंगे, कौन परफॉर्म करेगा, कहाँ परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान में। उसके बाद जैसे हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या प्लान बनने के बाद हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं? नहीं, प्लान लागू भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो गई है। जैसे ही प्लान इम्प्लीमेशन किया जाएगा, एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल पोजीशन उस प्लान की उस वक्त पता चलती है जब हम उसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई होने के बाद एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज जब करेंगे तो उसमें हमारे पास प्लान में कुछ नए लूप होल्स निकलेंगे, कमियां निकलेंगी और उसमें रिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इस प्लान को लेंगे, रिफाइन करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। इसी को हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो फॉलो अप एक्शन में हम पुराने प्लान को जो हमने पहले बनाया था या फिर नया प्लान बनाया जाएगा, वो प्रोसेस यूज की जाएगी जो हमने पहले प्लान में ली थी। तो वो प्लान कैसे बनेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम थी उनको ठीक किया जाएगा, नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम फॉलो अप एक्शन में डिसाइड करते हैं। इस तरह से हमारे प्लानिंग प्रोसेस में 7 स्टेप थे। वो कौन कौन से 7 स्टेप थे? फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। फोर्थ, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। सिक्स्थ, implementation of plan and 7th, follow up action। तो ये सारे हमारे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स थे। आई होप आपको अब तक प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग के फीचर, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस एंड प्लानिंग प्रोसेस पता चल चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम्स। हम जो प्लान करते हैं हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती ही हैं। आप कोई भी कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लें, कमी निकालने वाले हमेशा मिल ही जाएंगे। कमी निकलती नहीं है, होती भी है काफ़ी बार।
तो हम यहाँ पर अब प्लानिंग की वो कमियां देखते हैं, वो लिमिटेशन देखते हैं। इतने सारे एडवांटेज होने के बाद प्लानिंग में क्या लिमिटेशंस हैं, तो देखिए लिमिटेशंस। तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन प्लानिंग की क्या है, देखिए हमने इतना कुछ किया और फ्यूचर अनसर्टेन है। अब इस साल की हम बात करें तो इस साल हो सकता है आपने बहुत कुछ सोचा हो कि हम इस साल ये करेंगे वो करेंगे। अब कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए। उसकी वजह से हुआ क्या, आपके प्लान धरे धराए रह गए। इससे हुआ क्या, ये हमें सिखाता है कि इतना कुछ प्लान होने के बाद भी हो सकता है हम सक्सेसफुल ना हो। मीन्स प्लानिंग इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। फ्यूचर अनसर्टेन है। इतना कुछ हम डिसाइड करें, ह्यूज कॉस्ट और टाइम कंज्यूम करें प्लानिंग के दौरान, और वो सक्सेस ना हो पाए तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। बट फिर भी हम प्लानिंग के एडवांटेज को अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हमें प्लानिंग नहीं करना चाहिए। प्लानिंग जहाँ पर हमें एक डिसएडवांटेज देती है कि हो सकता है ये ना हो पाए, हम सक्सेस ना हो पाए, बट हमें बहुत सारे एडवांटेज देती है। जो हमने डिसाइड और कैलकुलेशन की थी फ्यूचर के बारे में, अगर वो सही निकलेंगी तो हमारे जो फेवर में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इस वजह से प्लानिंग जो है हमें करनी चाहिए, बट प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती। ये था हमारा फर्स्ट लिमिटेशन। अब सेकंड लिमिटेशन इसके फीचर और नेचर से जुड़ जाता है। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब प्लानिंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है। आपको इसके फीचर से याद है, आपको ये इसका कैरेक्टर और फीचर कह सकते हैं। प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है। इसको करने के लिए हमें बहुत सारा डाटा एनालाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को टुगेदर करनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करने के बाद एक सिंक्रोनाइज मैनर से प्लेस करना पड़ता है, जिससे हमारे पास एक अल्टीमेट रिजल्ट हम फ्यूचर का सोच सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्ट भी लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। तो ये हमारी सेकंड और थर्ड लिमिटेशन मान लीजिए। टाइम प्लानिंग जो है एक कॉस्टली प्रोसेस है, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब फोर्थ देखिए, प्लानिंग डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहां पर टाइम पर चीजें बदलती रहती हैं। टाइम पर का मतलब बहुत ज्यादा जल्दी चीजें बदलती रहती हैं। अब आप देख रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर फैशन बहुत ज्यादा जल्दी से बदलता रहता है, मेनली गर्ल्स एंड लेडीज का फैशन। अब ऐसे में अगर गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक सेट प्लान कर दें और उसके अकॉर्डिंग लगातार चलते रहें तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चीजें बदलती रहती हैं। इस वजह से यहां पर प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। अब हम फिफ्थ हमारी लिमिटेशन की तरफ चलते हैं, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। वैसे तो इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर भी चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कैसे करता है, जब आप एक सेट प्लान कर चुके हैं, आपने अपना पॉलिसी प्रोसीजर फीचर फंक्शन सब कुछ डिसाइड कर लिया है, उसके बाद अगर आप कुछ नया सोचें और नया करने की कोशिश करें तो हमें प्लानिंग के सभी जो हमने प्लान किया है उसकी सभी एक्टिविटीज को, सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से हिलाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारा सारा सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम कुछ नया आने के बाद भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, प्लान इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। इस वजह से प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस भी करता है। आई होप ये आपको सब समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है avkr.commerce@gmail.com। और हमारी पीडीएफ्स लेने के लिए, पीडीएफ जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट रहती है, अच्छी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।